हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज जीनियस एकेडमी अलवर पर क्लास 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं। तो आज के लेक्चर में अपन एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करेंगे फुल डिटेल से कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो एक्चुअली में किस तरह से एक्सप्लेन किया गया था बोर के द्वारा। अपन ने देखा थी बोर का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें सबसे मेन चीज़ थी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन कर पाया था जो रदरफोर्ड नहीं कर पाया था। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम में अपन ने ये देखा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर जब अपन कोई लाइट डालते हैं, ठीक है, ध्यान आ रहा आपको। देखो ये हमारे पास सपोज करो इस कंटेनर में गैस भरी हुई, इस पर अपन हाइड्रोजन गैस मान लो इस कंटेनर में डाल देते हैं और उस पर अपन वाइट लाइट डालते हैं। वाइट लाइट, इसमें कितने कलर होते हैं? डालने से पहले 7 कलर होते हैं, VIBGYOR। क्लियर हो रहा है? क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर एटम है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल्स में है। क्लियर है नहीं? तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी को खा के दूसरे शेल में चले जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी शेल में घूमता है तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेकर दूसरे शेल में जाता है, किसी भी एनर्जी को लेकर नहीं जाता, यानी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, तो इन में से किसी एनर्जी को लेकर के वो चला जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और बाकी की एनर्जी इमिट करता है। ये सपोज करो बाकी के सिर्फ 3 कलर इसने निकाले। क्लियर है नहीं? एक तो रेड निकाल दिया, एक ग्रीन निकाल दिया, एक ब्लू, बाकी के कलर गायब हो गए। ठीक है, तो ये कलर ही हमें मिले, बाकी के कलर गायब हो गए। क्लियर है नहीं है? तो हम इस प्रकार के ये जो स्क्रीन पर हमें कलर मिले इसको अपन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सारे कलर नहीं मिले, कुछ कुछ कलर मिले। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। ये कौन सा स्पेक्ट्रम? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। कि बीच में से कुछ लाइनें गायब हो गई, सारी लाइनें नहीं आई, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। और ये एक तरीके का इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है ना? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है बोर ने एक्सप्लेन किया था। कुछ एनर्जीज आती है, कुछ एनर्जीज गायब हो जाती है। कुछ हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, तो वो कुछ एनर्जी को खा लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो यहाँ दिखती नहीं है। ठीक है, तो बोहर डिस्क्राइब द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इट इज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, या इसको अपन लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। इसको डिस्क्राइब किया था पूरा। इट इज टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, क्यों होता है भी समझाते हैं। इट इज टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम जरा देखो, बोहर ने यह बताया कि जब हम, ध्यान देना, जब हम इन गैस के मॉलिक्यूल्स को, उन्होंने ऐसे इसकी स्टडी की थी अच्छे से। देखो यहाँ पर अपन हाइड्रोजन गैस भर देते हैं सपोज करो, और यहाँ पर अपन उसको हीटिंग से, ठीक है, हीटिंग देते हैं, ऐसे हीट करते हैं, हीटिंग, ये हीट होने लगते हैं मॉलिक्यूल्स। जब हीट होने लगते हैं तो कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, स्क्रीन पर कुछ कलर आते हैं, इस तरह कुछ कलर आते हैं, ये कुछ कलर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अलग अलग इंटेंसिटी के कलर आते हैं। कुछ कलर आते हैं, कुछ कलर गायब हो जाते हैं, ऐसे भी इसको निकाला जा सकता है। फिर इसके की जब स्टडी की गई तो बोर ने ये पाया कि ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कैसा है? इमिशन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है बाद में बताएंगे आपको, पहले इमिशन पढ़ते हैं। हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम देती है। कोई भी गैस के मॉलिक्यूल को जब गर्म करते हैं तो लाइट निकलती है, उसमें से कुछ कलर निकलते हैं, कुछ कलर नहीं निकलते हैं, बाकी ये कलर कहाँ चले जाते हैं। इसको एकदम स्टडीज उसने की थी और इमिशन स्पेक्ट्रम को उसने समझाया था। उन्होंने ये बताया एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। सपोज करो हाइड्रोजन एटम का ये इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल में है, ये यहाँ से एनर्जी ले करके एक्साइट होकर के यहाँ चला जाता है। क्लियर है? अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के बीच के गैप के बराबर एनर्जी ले। भाई पहले शेल और दूसरे शेल में जो एनर्जी का डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बराबर एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले शेल को छोड़ के दूसरे शेल में चला जाएगा।
क्लियर है नहीं? अब इंपॉर्टेंट बात बोर ने ये बोली कि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में या लोअर एनर्जी लेवल वाले शेल से हायर एनर्जी लेवल वाले शेल में जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, पर्टिकुलर अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है, तो क्या होता है, वो हायर लेवल में कभी भी स्टेबल नहीं होता। क्लियर है नहीं? और उसकी एनर्जी बढ़ जाती है ना। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? जो न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है शेल। तो जैसे जैसे शेल दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन को अगर आप ऊपर भेजते हो एनर्जी देके, तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला तो जाता है, लेकिन उसमें रहेगा नहीं परमानेंट, उसको वापस नीचे आना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी और ट्राई टू लिव इन लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई भी इस दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। ये हमेशा ध्यान रखना। कोई भी चीज़ दुनिया की क्या चाहती है? स्टेबिलिटी को गेन करना चाहती है। और स्टेबिलिटी गेन तभी होती है जब एनर्जी लोअर होती है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट लगा लेना है, नोट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी सिस्टम ट्राइज टू ऑक्यूपाई stability. For this it's try to become lower energy level, इसके लिए वो क्या करना चाहता है? अपने आप को लोअर एनर्जी पर ले जाना चाहता है। अगर कोई भी सिस्टम लोअर एनर्जी पर चला जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये ध्यान रखो, लोअर एनर्जी। अभी इलेक्ट्रॉन स्टेबल था पहले शेल में, इसकी एनर्जी लोअर थी। इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट शेल में है, यहाँ पर मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल क्यों है पहले शेल में? क्योंकि लेस एनर्जी। कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताई थी मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर, देखो। पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दूसरे शेल में जो एनर्जी है वो बढ़ करके हमारी हो जाती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़ गई ना, माइनस में अगर वैल्यू छोटी हो रही तो बढ़ रही है एक्चुअली में। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब इस इलेक्ट्रॉन की गैप कितना है? ये गैप है 10.2 का। जब आप इस इलेक्ट्रॉन को, जो कि फर्स्ट शेल में घूम रही है, इसको आप प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे देते हो बाय हीटिंग। हीट कर रहे हैं, देखो जरा साइड में देखो, हीट करके इसको 10.2, हीटिंग से क्या होगी? हीटिंग मतलब टेम्परेचर, मतलब एनर्जी मिलेगी। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी। देखो हीटिंग से हर तरीके की एनर्जी अवेलेबल होगी, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को ही ले पाएगा, क्योंकि गैप उसी के बराबर है। हर तरीके की एनर्जी नहीं ले, मैंने समझा दिया था आपको, ठीक है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है और चला जाता है हमारे सेकंड शेल में, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पर? एक्साइटेशन। क्या होगा? एक्साइटेशन। सेकंड शेल में चला गया, यहाँ इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, लेस स्टेबल। क्लियर है? एक बार इसको नोट कर लो, इस वाले पॉइंट को साइड में नोट कर लो। पहले इस वाले पॉइंट को नोट कर लो साइड में, उसके बाद ये बाकी नोट कर, इसको मिटा देते हैं। चलो ठीक है। तो क्या होगा? सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है? नहीं, लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी का हो जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी ना इसकी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बढ़ गई। अब ये क्या चाहता है? वापस स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, वापस से स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, वापस से। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये हमारे पास पहला शेल है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसको हमने एनर्जी दी कितनी? 10.2 की। तो ये क्या होगा? यहाँ आ जाएगा सेकंड शेल में, यानी ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं, यहाँ पर। इसको एक्साइटेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। एनर्जी गैप कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे पहले शेल की एनर्जी कितनी है? पहले शेल की एनर्जी कितनी है? 13.6 माइनस में दूसरे की कितनी है? दूसरे की कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दूसरे की। तो गैप कितना हुआ? 10.2। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से यहाँ आना है तो इस गैप के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, वो हमने दे दी। तो यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड हो गया। ठीक, अब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है, लेस स्टेबल है, तो दोबारा से ही डी एक्साइट होगा। मतलब वापस से ये इलेक्ट्रॉन वापस से कहाँ चला जाएगा? पहले शेल में। और जब पहले शेल में जाएगा तो इस डिफरेंस के बराबर एनर्जी वापस से रिलीज कर देगा। ये जो डिफरेंस है इसके बराबर एनर्जी वापस से रिलीज कर देगा। क्लियर है? और इस एनर्जी के रिलीज होते ही ये एनर्जी जो होगी हमें स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो जाएगी। क्लियर है?
और एमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, जो स्पेक्ट्रम इमिटेड रेडिएशन से मिल रहा है, इमिटेड वेवलेंथ से मिल रहा है। वेवलेंथ मैंने आपको क्लियर की थी, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है भाई, तो क्या होगा, डी एक्साइट हो जाएगा वापस, डी एक्साइट इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबिलिटी, एंड इमिट सम रेडिएशन, या एनर्जी क्या दो, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या दो, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है वो, जिसकी कुछ वेवलेंथ होती होगी और कुछ एनर्जी होती होगी। क्लियर है नहीं है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन दोबारा से किस में आ जाता है भैया, फर्स्ट शेल में आ जाता है। ठीक है, मोर स्टेबल हो जाता है, ठीक है, और लेस एनर्जी। और कितनी एनर्जी, ये जब वापस आएगा तो ये देखो ये एनर्जी इमिट कर देगा, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट करेगा। ये है इमिटेड रेडिएशन, ये इमिटेड एनर्जी। क्लियर हो रहा है एकदम अच्छे से? भाई बोहर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब किया था कैसे, इमिशन स्पेक्ट्रम बता के कि इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। मतलब क्या होता है इसका, कि जब हम हीट करते हैं हाइड्रोजन को तो कुछ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है स्पेक्ट्रम। कैसे रिलीज होती है, जब आप एनर्जी देते हो इलेक्ट्रॉन को हीटिंग से, पहले शेल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर के सेकंड शेल में चला जाता है। अगर ज़्यादा दे दी, मान लो इतनी दे दी कि फर्स्ट से थर्ड में चला गया, तो थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ में भी जा सकता है। डिपेंड करेगा कि आपने कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड कराई है। मैं बता रहा हूँ आपको फर्स्ट से सेकंड के बीच में क्या डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कैसे निकालते हैं। अरे किसी भी nth शेल का टोटल एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है nth शेल में, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, -13.6 Z² अपॉन n², Z² अपॉन n²। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर Z² अपॉन n², यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए जरा चेक कर लो, पहले शेल की एनर्जी कितनी है, पहले शेल की एनर्जी n² लिखेंगे। क्लियर है नहीं? दूसरे शेल की एनर्जी 2² लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 10.2 आएगा, मैंने करके भी दिखाया था आपको। फिर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके यहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड हो गया। अब एक्साइटेड होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। कोई भी सिस्टम स्टेबल ही होना चाहता है, मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, इसी इसकी तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो थोड़ी देर के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में रुकता है, फिर वापस से डी एक्साइट हो जाता है, यानी वापस से पहले में आ जाता है। तो क्या करता है, इमिट करता है। कितनी रेडिएशन इमिट करता है, कितनी एनर्जी इमिट करता है, इस इलेक्ट्रॉन, इन दोनों शेल के एनर्जी लेवल की डिफरेंस के बराबर। अरे इस शेल की एनर्जी इस शेल की एनर्जी होगी तो इनके बीच का डिफरेंस भी तो होगा, एनर्जी का डिफरेंस, उस डिफरेंस के बराबर जो है ये एनर्जी को रिलीज कर देता है। क्लियर हो रहा है? और इसी से मिलती है हमें इमिशन स्पेक्ट्रम। तो आई होप मैंने इसको क्लियर किया है। तो ये इस तरह से इमिशन स्पेक्ट्रम आती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस इमिशन स्पेक्ट्रम को किस तरह से अपन आगे पढ़ते हैं। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन, हम कह देते हैं कि साहब दूसरे शेल से पहले शेल में जंप कर रहा है तो कुछ एनर्जी इमिट कर रहा है। क्लियर है? तो उस इमिटेड एनर्जी, उस इमिटेड जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी बताओ। यहाँ से यहाँ आ रहा है, रेडिएशन इमिट कर रहा है, छोड़ रहा है, तो उस इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी बताओ और वेवलेंथ बताओ। एनर्जी बताओ और वेवलेंथ बताओ। क्लियर है? तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो इस 10.2 को मैं आपको करके दिखा देता हूँ न्यूमेरिकल के थ्रू, तो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी वो इमिट करेगा। कितनी करेगा? डिफरेंस के बराबर। जैसे मान लो तीसरे शेल से अगर मान लो आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में, सपोज करो तीसरे से पहले में आ रहा है, ठीक है, तो तीसरे शेल से जब पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितनी एनर्जी इमिट करेगा? तीसरे शेल की एनर्जी माइनस पहले शेल की एनर्जी। समझ रहे हो? समझो जरा कॉन्सेप्ट समझो। ये न्यूक्लियस हमारा, ये हाइड्रोजन का पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, ये पांचवा शेल, इन्फिनिटिव शेल तक होते हैं, पता है हमें। ठीक है, तो पहले शेल की एनर्जी जो होती है, ठीक है ना, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से चलती है।
क्लियर है नहीं? ये कैसे निकाली हमने? इस फॉर्मूले से निकाली है, -13.6 n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ये एनर्जी होती है एन सेल की, पहले की निकालनी होती है, यहाँ एक रखो, सॉरी उल्टा लिख दिया, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, पहले की निकालनी है। देखो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होगी, हाइड्रोजन का एटम है ये, यहाँ तो 1 ही लेनी है हमेशा, और एन की वैल्यू चेंज कर दो, 1 का स्क्वायर -13.6 ही आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 -13.6 अपॉन 4 करोगे तो -3.4 आएगा। ऐसे करते जाना है, ठीक है। -1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -0.85, क्लियर है? तो इस तरह से अलग अलग शेल की एनर्जी आती जाएगी। अब सपोज करो आपने गर्म किया इस हाइड्रोजन के एटम को, गर्म किया, हीट किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, हाइड्रोजन के पहले शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी शेल में थोड़ी होता है। तो अब मान लो इसको इतनी एनर्जी मिल गई कि ये इलेक्ट्रॉन सीधा एक्साइटेड होकर यहाँ चला गया। इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको यहाँ से यहाँ भेजने के लिए? कैसे पता लगाओगे? -0.85 में से घटा दो इसकी एनर्जी, -13.6, मतलब -0.85 प्लस 13.6, मतलब 13.6 में से आप 0.85 को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो जो आंसर आएगा वो ये गैप होगा। इस गैप के बराबर एनर्जी मिल गई अगर इसको हीटिंग से, तो ये यहाँ चला जाएगा। अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो इस गैप के बराबर एनर्जी मिलेगी। अगर यहाँ इस गैप के बराबर एनर्जी मिल गई तो यहाँ चला जाएगा, इसके बराबर मिल गई तो यहाँ चला जाए, डिपेंड करेगा। तो मान लो हजारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, हजारों टाइप के एटम है, हजारों टाइप के इलेक्ट्रॉन, भाई 1000 अगर हाइड्रोजन के एटम है तो 1000 इलेक्ट्रॉन हो गए ना अलग अलग एटम के, तो कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, सबको अलग अलग एनर्जी मिली। अब एक बात बताओ, पॉसिबिलिटी तो सारी है ना। मान लो सपोज करो कि इस शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस शेल, या फिर इसमें आ रहा है, इसमें, पहले में आ रहे हैं सारे, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ऊपर वाले लेवल से, तो क्या होगा? अलग अलग एनर्जी की रेडिएशन इमिट करेंगे। तो वो एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है? ठीक है, तो अब जरा चेक कर लो, एक क्वेश्चन है, इसी से हम स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, या डी एक्साइट भी कहते हैं इसको, डी एक्साइट या जंप फ्रॉम n2 बराबर 2 टू n1, या से लिख दो, फ्रॉम सेकेंड शेल टू फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के सेकेंड शेल से जंप होकर पहले शेल में आ रहा है। देन फाइंड या कैलकुलेट एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ इमिटेड स्पेक्ट्रम, भाई जो इमिटेड रेडिएशन, जो रेडिएशन इमिट होगी, रेडिएशन समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक ही बात है। मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअल इंटरेक्शन से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पिछले वीडियो लेक्चर में उसके कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वेव नंबर क्या होती है, एम्पलीट्यूड, सारी चीज़ें की डिस्कस हुई थी। तो ये पूछ रहा है जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से, मतलब इस सेल से यहाँ इलेक्ट्रॉन और एक्साइट होकर यहाँ आता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो इस एनर्जी की वैल्यू बतानी है, वेवलेंथ लैम्बडा की वैल्यू। क्लियर हो रहा है? तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो उसी से पता है एनर्जी जो रिलीज होगी वो कैसे निकालेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है, तो सेकंड शेल की एनर्जी में से फर्स्ट शेल की एनर्जी को घटा देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा उसी के बराबर ही तो एनर्जी रिलीज होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो कैसे निकालेंगे अपन? दी एनर्जी जो होगी वो होगी E2 माइनस E1, मतलब सेकंड शेल की एनर्जी को फर्स्ट शेल की एनर्जी से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगी? ये इमिटेड एनर्जी, डिफरेंस भी बोल सकते हैं, डिफरेंस या इमिटेड एनर्जी, जो एनर्जी इमिट होगी जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आ जाए, इसी से इमिशन स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है भाई। तो E2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वह एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। तो लगाओ -13.6 इंटू 1, भाई जेड की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन है, अपॉन एन स्क्वायर, कौन सा शेल है सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस E1 -13.6, जेड की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 1 क्योंकि हाइड्रोजन है, अपॉन एन का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -13.6/4 प्लस 13.6, -1 प्लस हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिख दो 13.6/1 माइनस 13.6/4। क्लियर हो रहा है? बोर्ड दिख रहा है आपको? 13.6/4। अच्छा, अब आगे सॉल्व कर लो इसको।
ठीक है, देखिए 13.6 बाई 4 कर लो तो ये आ जाएगा हमारे पास 13.6 माइनस 3.4, 3.4 आएगा। सब्सट्रैक्ट कर लो तो ये आ जाएगा 10.2, यानी ये डिफरेंस आ गया ना एनर्जी का। इतनी एनर्जी रिलीज हो इलेक्ट्रॉन में, ये क्या रिलीजियस एनर्जी, रिलीजियस एनर्जी। इस तरह एनर्जी हमने निकाल ली, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, एकदम क्लियर है। अब अगर एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, ये इस तरह चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है तो वेवलेंथ कितनी रिलीज हो, वेवलेंथ क्या होगी इस रेडिएशन की, वेवलेंथ क्या होती है मैंने आपको बताया ही था। एक वेव जब चलती है तो ऊपर क्या बनाती है, ये क्रेस्ट होता है और ये ट्रफ होता है, क्लियर किया था पिछले वीडियो लेक्चर में। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ से एक साइकिल बनता है, तो एक साइकिल में ट्रेवल करी गई जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। और एनर्जी का वेवलेंथ से हमने रिलेशन भी निकाला था। एनर्जी का वेवलेंथ से क्या रिलेशन होता है, एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। आ रहा है ये रिलेशन, याद आ रहा है। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और सी क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट है, क्लियर है। चलो तो वेवलेंथ कैसे निकाल लेंगे, वेवलेंथ हम किस तरह से निकालेंगे जरा चेक कर लेते हैं। वेवलेंथ कैसे निकलेगी जरा चेक करो भाई। वेवलेंथ क्या होगी इस फॉर्मूले से, वेवलेंथ इक्वल टू हो जाएगी एच सी अपॉन एनर्जी हो जाएगी। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एच और सी की वैल्यू बड़ी लंबी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये तो क्या होगी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रखोगे, कैलकुलेशन बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीके बताता हूँ आपको, एच सी हटा के, ठीक है, इंस्टीड ऑफ एच सी हटा के आपको क्या करना है, एच सी हटा के आपको ये वैल्यू रख लेनी है, ठीक है। देखो एच सी की जगह आपको इसको हटा के क्या वैल्यू रखनी है, 12375। तो लैम्बडा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है, ये ध्यान रखना। लेकिन एच सी की वैल्यू आपको क्या रखनी है इस फॉर्मूले में, 12375। देखो 1 2 3 लगातार है, फिर 7 है, फिर 5 है, और लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, क्लियर है। तो हम कैलकुलेट करें, एच सी की वैल्यू आपको ये रखने की ज़रूरत नहीं है, ये लंबा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रिक है थोड़ी सी, क्योंकि सब आपका टाइम बच जाएगा। लैम्बडा की वैल्यू आपको निकल जाएगी, एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगी, ठीक है। तो जरा आप चेक करते हैं, लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी, 12375 अपॉन एच सी की जगह रख दिया। एनर्जी कितनी आई, 10। अच्छा एक चीज़ और, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए, बट एनर्जी जूल में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो, एच सी की जगह ये रखो, तो लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है हमारे पास आंसर। तो कितना आ जाएगा, 10.2। तो ये एंगस्ट्रॉम में हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्बडा हमारे पास आएगी 1, इस तरह से आ जाएगी, कैलकुलेट कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करना, इस तरह अपन कैलकुलेट कर लें, क्लियर है। तो ये आ गई हमारे पास वेवलेंथ। इस तरह से हमने इमिटेड जो रेडिएशन थी इसकी एनर्जी और वेवलेंथ कैलकुलेट कर, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ये बता रहे हैं आपको कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है ऊपर से, ठीक है, जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन ऊपर से जंप कर रहा है, उसको गर्म कर दिया हमने, एटम के इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया किसी भी एनर्जी लेवल में, इनफाइनाइट लेवल में भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन सुन, और वहां से अगर वो जंप करके पहले में दूसरे में कहीं भी आ रहा है, क्लियर है। तो जो इमिटेड एनर्जी होती है और या वेवलेंथ होती है उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है भाई। तो जरा ध्यान से समझो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जरा देखो, if electron returns back from higher energy level to lower energy level to gain stability,
it releases some energy, कुछ एनर्जी या रिलीज करता है, एमिट करता है एनर्जी या वेवलेंथ। एंड ए लाइन, एक लाइन बन जाती है, ए लाइन रिकॉर्डेड इन स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। में क्या लिखा है, समझ में आ रही कहानी? अरे जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, तो रिलीज करता है कुछ एनर्जी को, वेवलेंथ, ठीक है, तो लाइन रिकॉर्ड हो जाती है स्पेक्ट्रम। क्लियर है नहीं? तो ऐसी लाइनें जब रिकॉर्ड होती चली जाती हैं तो एक सीरीज बनती है। कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर सीरीज से जुड़ी हुई होती हैं। सीरीज क्या है? नंबर ऑफ लाइन्स, एक जैसी लाइनें जो होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स को अपन सीरीज बोल रहे हैं। अब ये सीरीज कितने टाइप की होती हैं जरा चेक करो, अगले लाइन में लिख देता हूँ। when same spectrum line arrange, then a series form, इस सीरीज बन जाए, ठीक है। सबसे पहली सीरीज कौन सी है? जो लाइमन नामक साइंटिस्ट ने दी। मैं लिख देता हूँ सीरीज, डिफरेंट सीरीज, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है, एनर्जी लेवल्स, ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, सीरीज कौन सी है? सबसे पहले आती है लाइमन सीरीज, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास बाल्मर सीरीज। ये भी समझ में आएगा अच्छे से, दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, भी समझ में आएगा अच्छे से। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज। इसके बाद आती है हमारे पास थर्ड आती है पास्चन सीरीज। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अभी धीमे धीमे समझ में आ जाए क्या लिखा है ये पास्चन। उसके बाद आती है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज। ये साइंटिस्टों के नियम है, इनको रेस्पेक्ट देने के लिए लिखा है। सबसे पहले बाल्मर ने अपनी सीरीज बनाई थी, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट सीरीज। उसके बाद आती है फंड सीरीज। उसके बाद आती है हम्फ्री सीरीज, इस तरह सीरीज आती है। 6 सीरीज आपको ध्यान रखना। अब एनर्जी लेवल का क्या मतलब है, जरा ध्यान दो, मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ठीक है। मैं लिखता हूँ N1 और एक N2। N1 क्या है? वो एनर्जी लेवल है, वो शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन को आके रुकना है। और N2 क्या है? जहाँ से इलेक्ट्रॉन को आना है। मतलब ये लोअर एनर्जी लेवल, जरा समझ लो, ये लोअर एनर्जी लेवल, लोअर में आके रुकेगा ना। अब ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सपोज करो इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में रुक रहा है तो N1 की वैल्यू 1 होगी। अगर सपोज करो 3 से 1 में रुक रहा है तो 1 होगी। 3 से 2 में आ रहा है तो N1 की वैल्यू 2 होगी। मतलब नीचे वाला लेवल जहां आ रहा है, लोअर एनर्जी लेवल। और N2 जहां से आ रहा है, हायर एनर्जी लेवल, जहां से आ रहा है। जैसे मैं कहता हूं N2 = 5 से N1 = 2 में आ रहा है, तो समझ गए ना कि साहब 1 2 3 4 5 यहां से इलेक्ट्रॉन चल रहा है और यहां तक आ जाता है। तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा भाई? इस शेल की जो एनर्जी होगी और इस शेल की जो एनर्जी होगी उसका डिफरेंस ले लेंगे, उस डिफरेंस के बराबर एनर्जी ये रिलीज कर देगा। क्लियर है नहीं? और एक लाइन बन जाएगी, जैसे एनर्जी रिलीज करेगा लाइन बन जाएगी स्पेक्ट्रम में। ऐसी लाइनें बहुत सारी बन जाएंगी, बनती चली जाएंगी, तो एक सीरीज बन जाएगी। ये सीरीज 6 तरीके की होती है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। अच्छे से समझ में आ जाए, आप ध्यान से एक बार करते जाओ। क्लियर?
N1 समझो, N1 लोअर एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, ये 5 हो गया, ये तो N2 5 हो गया, और ये N1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो N2 5 मतलब 5 से चल के N1 2 में आ रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, लाइन रिकॉर्ड हो रही है, इस लाइन से सीरीज बन रही है। क्लियर है नहीं? इस तरह से ऐसे ही मान लो ये इस तरह आ जाए, N2 बराबर 4 हो जाएगा, N1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 और 1 की एनर्जी के बराबर डिफरेंस जो होगा उसकी लेवल के अकॉर्डिंग एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एनर्जी से वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखो। एनर्जी से वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखो। एनर्जी से वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इक्वल टू HC को की जगह 12375 अपॉन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दो, एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। अगर एनर्जी आपने पता लगा ली, एनर्जी पता लगाने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैप ले लो। क्लियर है नहीं? अच्छा, तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये समझ में आया लोअर एनर्जी लेवल क्या होता है। N1 तो क्या है हमारा लोअर लेवल, जहाँ पर आना है इलेक्ट्रॉन को, N2 क्या हायर एनर्जी लेवल, जहाँ से यात्रा स्टार्ट करके आना है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल लाइमन सीरीज में कौन से लेवल होते हैं, जरा ध्यान दो। लाइमन सीरीज में हमेशा ध्यान रखना N1 की वैल्यू 1 होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आके 1 में रुकना है तो लाइमन सीरीज बनेगी। और कहाँ से आना है, कहाँ से आना है, अब 1 से तो आ नहीं सकता, 1 से 1 में थोड़ी आएगा, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, दैट मीन इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट से लेकर के कहीं से भी लेकर के अगर N1 बराबर 1 में आ जाता है, N2 बराबर 2 3 4 5 इनफाइनाइट से लेकर के अगर 1 में आ जाता है इलेक्ट्रॉन तो लाइमन सीरीज बनती है। जरा सोच के तो सीरीज क्यों बन रही है, अरे सीधी सी बात है, अगर मान लो 2 से 1 में आ गया तो एक लाइन बनेगी, 3 से 1 में आ गया तो एक और लाइन बनेगी, वो जो लाइन बनेगी 3 से 1 वाली उसकी एनर्जी थोड़ी सी अलग होगी, ज़्यादा बढ़ा जाए। 4 से 1 में आ जाए तो एक और लाइन बनेगी, 5 से 1 में आ जाए तो, लेकिन ये सारी की सारी लाइनें 1 में आने से बन रही है ना, इसको समझो, 1 में आने से बन रही, फाइनल एनर्जी लेवल तो एक ही है ना, तो इसलिए बहुत सारी लाइनें मिलकर एक सीरीज बनाएंगी, इसे लाइमन सीरीज कहेंगे। यानी लाइमन सीरीज में तब बोलूंगा जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल से आए लेकिन आए 1 में, ठीक है, तो बनेगी लाइमन सीरीज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फील्ड होगी ना बच्चों, वो होगी अल्ट्रा वायलेट रीजन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कहीं किसी भी एनर्जी लेवल से 1 में आता है, ठीक है, तो एनर्जी यूवी रीजन की होगी। यूवी पढ़ा आपने, अल्ट्रा वायलेट, मतलब उस एनर्जी को देख नहीं सकते अपन, सिर्फ एपरेटस से पकड़ सकते हैं, हम देख नहीं सकते उस एनर्जी, ठीक है। और इसकी लैम्बडा की वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ, यूवी रीजन की जो लैम्बडा वो याद रखना, ये होती है हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू इसकी 3600 से लेकर के 911 एंगस्ट्रॉम तक होती है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, 3600 के से लेकर के 911 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बाल्मर सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहीं से भी आता है लेकिन आके 2 में रुक जाता है, 1 में नहीं 2 में आता है। यानी N1 की वैल्यू 2 होती है, फाइनल एनर्जी लेवल क्या होता है, 2 होता है। और कहाँ से आ सकता है, अब 2 के बाद 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से, 6 से, दैट इनफाइनाइट, कहीं से भी 2 में आके रुक रहा है तो बाल्मर सीरीज बनेगी। क्लियर है? अब एक बात बताओ मुझे, बाल्मर सीरीज में क्या होगा, एक्चुअली में एनर्जी का गैप थोड़ा कम हो जाता है। यूवी लाइट यानी यूवी नहीं सॉरी विजिबल लाइट, विजिबल रीजन जो होता है, विजिबल लाइट समझ रहे हो ना, विबग्योर, ये वाली लाइट जो होती है, इस वाली लाइट से बनती है बाल्मर सीरीज। मतलब जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी दूसरे एनर्जी लेवल में आता है तो जो एनर्जी इमिट करता है उसकी जो रीजन होता है, जो फील्ड होता है, वो विजिबल लाइट का होता है। और इसकी लैम्बडा मैं आपको बता देता हूँ, अप्रॉक्सीमेट 4000 से लेकर के और 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखो। बाकी तो आपको लैम्बडा याद नहीं किया, कि दोनों की लैम्बडा कई बार पूछ लेता है, ठीक है। लैम्बडा हम कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले से भी लिखा था मैंने, उससे निकाल लेंगे, E = 12375 अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, उससे लैम्बडा आ जाएगी। किस तरह निकालते हो अभी थोड़ा सा तसल्ली रखो, मैं आपको बता दूंगा। पास्टन सीरीज कब बनेगी बच्चों, जब अब आप समझ गए होंगे, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके 3 में रुके, ठीक है। N2 क्या होना चाहिए, 4 5 6 और इनफाइनाइट तक। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं ब्रैकेट सीरीज की, तो ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आना चाहिए, N1 = 4, यानी 4 में आके रुकना चाहिए, और कहाँ से 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, इनफाइनाइट से आ सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद हम बता सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन 5 में आके रुके, ठीक है, और कहाँ से रुके, 6 से, 7 से, इनफाइनाइट से,
तो बनती है फंड सीरीज, ठीक है। और हम्फ्री सीरीज कब बनती है बच्चों, जब n1 इक्वल टू 6, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो 7वें से छठे में, 8वें से छठे में आए, समझ रहे हो ना, 7 8 ऐसे इनफाइनाइट से। तो इस तरह जब आए इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट एनर्जी लेवल से छठे में आ जाए, 8 से 6 में, 7 से 6 में, तो हम्फ्री। तो ये नंबर याद रख लो, पहला मतलब 1 में आए, 2 में आए, 3 में आए, फाइनली 4 में आए, 5 में आए, 6 में आए। जो नंबर है सीरीज का उसके अकॉर्डिंग याद रह जाएगा। पहले n1 इंपॉर्टेंट है, n2 तो कोई सी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। अच्छा, ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फॉल करती है, तो ये IR जो फील्ड होती है उसमें फॉल करती है। और IR में भी नियर IR इंफ्रारेड रीजन होता है नियर वाला, ठीक है। इसमें ब्रैकेट भी नियर IR में फॉल करती है। और ये दोनों फार IR में फॉल, फार IR और ये भी फार IR, मतलब ये चारों सीरीज IR में ही आती है, ये चारों IR में आती है, ये विजिबल में आती है और ये UV में आती है। क्लियर है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, UV की। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, UV की। क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में आ जाए तो बड़ा गैप होगा, तो एनर्जी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी। और 5 से 2 में आता है तो कम की होगी, घटती जाएगी, और कम की होगी, तो ये एनर्जी घटती जा रही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, UV की एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद विजिबल रीजन की एनर्जी होती है, उसके बाद नियर IR की होती है, और उसके बाद फार IR की। मतलब इधर जा रही है तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है, लेकिन वेवलेंथ तो डिक्रीज करेगी, क्योंकि हम देख चुके हैं एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। UV की एनर्जी ज़्यादा बट वेवलेंथ कम, फार IR की एनर्जी बहुत कम होगी बट वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी। जैसे आप देख ही पा रहे हो, एनर्जी देखो 911 से 3600 है, एनर्जी सॉरी वेवलेंथ बहुत कम है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखो वेवलेंथ बढ़ गई, एनर्जी कम होगी, इसकी और ज़्यादा वेवलेंथ है, ये एनर्जी और कम हो जाएगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, ये एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। N1 N2 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको एक गैप निकालना, जरा चेक करो। कोई भी लाइन है, लाइमन सीरीज हो चाहे बाल्मर सीरीज हो, कोई भी सीरीज होती है वो कई लाइनों से मिलकर बनी होती है। ये लाइनें कैसे चेक करते हैं मैंने आपको बता दिया। लाइन कब निकलेगी, कब बनेगी स्पेक्ट्रम में, जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई से लो में आएगा। अब लोअर क्या है ये देखो, अगर 1 है तो लाइमन सीरीज वाली लाइन बनेगी, 2 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन कहीं से भी तो बाल्मर, 3 में आ रहा है तो इस तरह देखना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर 2 से 1 में, 3 से 1 में आ रहा है, अगर हमें मान लो सपोज करो किसी एनर्जी लेवल की एनर्जी ही नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे, क्लियर है नहीं। यानी हम सपोज कर रहे हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम N2 एनर्जी लेवल, N2 से जंप कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, एनर्जी लेवल टू N1 लेवल, देन लैम्बडा क्या निकालेंगे, सीधा कोई तरीका है कैसे, सीधा हमें लैम्बडा मिल जाए, फिर लैम्बडा मिल जाएगा, फिर हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। लैम्बडा कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके N2 एनर्जी लेवल से N1 में आ रहा है, सीधा वेवलेंथ निकल जाए, ऐसा कोई फॉर्मूला है। और वेवलेंथ निकल गई तो हमें एनर्जी भी पता लग जाएगी, जो रेडिएशन इमिट होगी N2 से जब N1 में आएगा। सोचो N2 से जब इलेक्ट्रॉन N1 में आएगा तो कुछ एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी, ये क्या है, इमिटेड एनर्जी, E, क्लियर है नहीं है। और वेवलेंथ क्या होगी इसकी, इमिटेड एनर्जी की वेवलेंथ, इमिटेड वेवलेंथ है, वेवलेंथ लिख दो, वेवलेंथ लैम्बडा होगी, क्लियर है नहीं। तो लैम्बडा अगर हमें सीधी मिल जाए तो एनर्जी हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, मैंने आपको बता दिया, एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, 12375 अपॉन जो क्या बोलते हैं वेवलेंथ है, उसको यहाँ रख देंगे, क्लियर है नहीं। और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी भाई, लेकिन अपन को वेवलेंथ के एंगस्ट्रॉम में रखना पड़ेगा। किसमें रखना पड़ेगा, वेवलेंथ का अपन को यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में रखना पड़ेगा, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए इसकी वैल्यू, तो एनर्जी हमें निकल जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है वेवलेंथ कैसे पता चलेगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एनर्जी सीधी निकाल लो ना भाई, N2 लेवल की एनर्जी में से N1 लेवल की एनर्जी को घटा दो तो जो डिफरेंस होगा वही तो होगी एनर्जी। लेकिन कई बार N2 और N1 लेवल की एनर्जी देता ही नहीं है वो, अगर दे देता है तो कोई फॉर्म हमें पता ही है दोनों का डिफरेंस लेना है, नहीं देता तो फिर किस तरह निकालना है। सिर्फ N2 और N1 की वैल्यू पता है, आपको पता है 5 से 2 में आ रहा है, N2 की वैल्यू तो 5 है और N1 की वैल्यू 2। अब बताओ लैम्बडा क्या होगी, सीधा एक फॉर्मूला है इसका, मैं आपको उसको डिराइव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो लैम्बडा कैसे निकालेंगे इस तरह से,
ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ लैम्डा के किस तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो सीधी सी बात है, एनर्जी जो होगी, ठीक है, एनर्जी जो होगी अब डिफरेंस के बराबर होगी, और ये डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई, एनर्जी ऑफ N2 माइनस एनर्जी ऑफ N1, समझ रहे हो, एनर्जी ऑफ N2 माइनस N2 से आ रहा है तो N2 से N2 लेवल की एनर्जी माइनस N1 लेवल की एनर्जी, तो डिफरेंस के बराबर ये इमिटेड एनर्जी है, ये क्या है हमारी इमिटेड एनर्जी। और हमें पता है डेल्टा ई क्या होता है, HC अपॉन लैम्डा, ठीक है, तो डेल्टा ई की जगह क्या रख देंगे, लैम्डा चाहिए हमें तो HC अपॉन लैम्डा रख देंगे, इक्वल टू एनर्जी ऑफ N2 लेवल कैसे निकालते हैं, एनर्जी ऑफ N2 लेवल कैसे निकालेंगे, -13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर लिख देंगे, माइनस N1 क्या होता है माइनस, ये अपन पहले प्रूफ कर चुके हैं, जेड स्क्वायर अपॉन N1, क्लियर है, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं -13.6, ये जेड स्क्वायर पहले थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, NT स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्लियर है भाई। अब इसको उल्टा करके लिख लो, ठीक है, यानी 13.6 उधर लिख लो, जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, एकदम अच्छे से क्लियर है। कॉमन ले लो, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2, ठीक है, और ये आ गया हमारा क्या, HC अपॉन लैम्डा। अब हमें तो लैम्डा चाहिए, ना, 1 अपॉन लैम्डा निकाल लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक्चुअली में किस तरह करना है। देखो HC जो है, ये जो HC है ना, इसको इधर ले जाओ, इन 1 अपॉन लैम्डा निकल जाएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, 13.6 अपॉन HC जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब H इंटू सी जरा चेक करो, 13.6 अपॉन HC की वैल्यू हमें आ गई। देखो 13.6 अपॉन HC क्या होता है, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। आप क्या करो, यहाँ पर H और C की वैल्यू मैंने रख दी होगी, पुट वैल्यू ऑफ H एंड C, ये दोनों कांस्टेंट है, एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, एक स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू रखी होगी तो कुछ आया होगा। तो वो जो चीज़ आती है ना एक्चुअली में वो क्या होती है, इसको जरा समझने की जरूरत है। वो होती है R जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2। R क्या चीज़ है, ये R क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ, ये 13.6 अपॉन HC है, मतलब H और C की वैल्यू आई होगी, इसमें डिवाइड करी होगी तो R की वैल्यू आई होगी, क्लियर है नहीं। इसको क्या बोलते हैं, इस R को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है भाई। अच्छा, इसकी एक वैल्यू होती है लेकिन वो वैल्यू आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, वैल्यू होती है, इसके मना नहीं कर रहा, लेकिन उस वैल्यू को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, आपको R की वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप 1 अपॉन R याद कर लो बस, भाई R कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप 1 अपॉन R की वैल्यू याद करो। 1 अपॉन R की वैल्यू क्या होती है, 911, ये ध्यान, 1 अपॉन R की वैल्यू क्या होगी, 911, क्लियर है। तो जब अपन इस 1 अपॉन R की वैल्यू आपको याद रखनी है, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन का, क्योंकि आपको लैम्डा निकालना है, क्लियर है नहीं, आपको क्या निकालना है, लैम्डा। आप क्या करोगे, यहाँ पर जेड की वैल्यू रखोगे, लैम्डा आपको सॉल्व करना है, आप यहाँ जेड की वैल्यू रखोगे, हाइड्रोजन है तो 1 रखोगे, हीलियम है तो 2 रखोगे, जो भी है। हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम सवाल आता है तो 1 रख दोगे। अब क्या कह रहा है वो N1 N2 से N1 में आ रहा है, जैसे 5 से 2 में आ रहा है तो यहाँ 5 रखोगे 5 का स्क्वायर, यहाँ 2 रखोगे 2 का स्क्वायर, क्लियर है नहीं भाई, N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लोगे आप। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ न कुछ आएगा, फिर अपन 1 अपॉन R में ले जाएंगे, 911 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। सवाल करके दिखाता हूँ तब अच्छे समझ में आएगा। यानी ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ये क्या है हमारा बेसिक फॉर्मूला। यहाँ से हमें वेवलेंथ की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगी, ठीक है ना, वेवलेंथ की वैल्यू किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में, ये ध्यान रखना। इस फॉर्मूले से जो वेवलेंथ की वैल्यू निकल के आएगी वो एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला वेवलेंथ निकालने का, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये फॉर्मूला काम कर रहा है,
ठीक है, चलो अब मान लो एक क्वेश्चन हम करते हैं। देखो मान लो एक क्वेश्चन करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n2 equal to 5 to n1 equal to 2, then find lambda and energy, लैम्डा और एनर्जी निकाल। तो 5 से कहाँ 2 में आ रहा है, तो फॉर्मूला लगाओ 1 लैम्डा इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर रख देंगे, 1 का होल स्क्वायर। जेड की वैल्यू 1 है ना फॉर एच हाइड्रोजन, जेड की वैल्यू 1 होगी। 1/n1, n1 है 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/n2, n2 है 5 का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आर 1/4 माइनस 1/25, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, 25 100, 25 माइनस 4 75/100, क्लियर है। 21/100। देखो 400 अपन ने एलसीएम ले लिया इसका, 25 बार जाएगा, माइनस 25 4 बार जाएगा, 21/100, ठीक है। तो ये 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू 21/100, क्लियर है। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को लैम्बडा चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/r इक्वल टू लैम्बडा इंटू 21/100, लिख सकते हैं लैम्बडा इंटू 21/100। भाई सार को इधर लिख दे, इस लैम्बडा को इधर लेके, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/r मैंने बताया था 1/r 911 होता है, 911 एंगस्ट्रॉम में एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम में बस ये आंसर लैम्बडा इंटू 21/100। तो लैम्बडा इक्वल टू क्या आया, 911 इंटू 100/21 एंगस्ट्रॉम में आंसर आ गया लैम्बडा। अब ये लैम्बडा आ गया हमारे पास, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी हो जाएगी इमिटेड रेडिएशन की hc/λ। एच की जगह क्या रखना है, एच की जगह क्या रखना, 1 2 3 7 5, लैम्बडा की जगह ये रख दो पूरा एंगस्ट्रॉम में, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच जाएगी। क्लियर है या नहीं, बोलो क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक। अच्छा अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, n2 इक्वल टू 5 से लेके n1 इक्वल टू 2 तक आ रहा है, 5 से 2 फाइनल 2 में आ रहा है। तो कौन सी सीरीज की ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ कौन सी सीरीज से रिलेटेड है, बाल्मर सीरीज से रिलेटेड है। n1 इक्वल टू 2 में आ रहा है, कौन सी सीरीज से रिलेटेड है, बाल्मर सीरीज से रिलेटेड है। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आंसर आएगा, बाल्मर सीरीज से रिलेटेड वेवलेंथ। एनर्जी भी निकल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको पकड़ के बैठ। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, इसको नोट कर लीजिए आप। मैंने आज सीरीज के बारे में कंटिन्यू किया था। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो सीरीज है इनसे रिलेटेड, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला गजब का फार्मूला, वो भी अपन चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन ट्राई करेंगे नेक्स्ट मॉडल समझाने की आपको, सोमरफील्ड का मॉडल, डे ब्रोगली का मॉडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2-3 लेक्चर में और लगेगा। क्वांटम नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी इसमें रह रहा है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, वो सब आपको सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।